ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 12 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें केस स्टडीज थोड़ी सी ऐसी आती हैं जो, वैसे तो आपको पता है चैप्टर छोटा है, बट स्टिल फ्रॉम केस स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज टफ, क्योंकि केस स्टडीज कई सालों से बनती आ रही हैं। इवन जब आपको मैं बताऊं, जब बिजनेस स्टडीज के अंदर केस स्टडीज पैटर्न नहीं था, उससे भी पहले, इवन बिफोर देन दैट, there used to be a trend of case studies in consumer protection। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की केस स्टडीज काफी इवॉल्व हो चुकी हैं और प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होती हैं। तो हम जरा ध्यान से इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रमन परचेज एन इलेक्ट्रिक गीजर ऑफ ₹20,000। He started using the geyser, but on the third day of its use, realized that it was causing electric shock to his family members while taking bath. He complained about this to the seller. However, on detailed discussion, it was concluded that Raman and his family were not following a few of the directions given in the guide. Raman showed them the proof of buying by showing them the cash memo. अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इन द अबव केस विल रमन गेट द रिलीफ? क्या यहाँ पे रमन को रिलीफ मिलेगी? देखिए, आप जब यहाँ पे देखते हो कैश मेमो तो आपको लगता है कि सब कुछ सही है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा जो आप पूछी जाती है वो कैश मेमो ही पूछी जाती है जनरली क्वेश्चंस में। लेकिन एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि न्यूनेस हमेशा होती है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे रमन विल नॉट गेट रिलीफ। रमन विल नॉट गेट रिलीफ। व्हाई ही इज नॉट गोइंग टू गेट रेमेडी और रिलीफ? एज ही वाज नॉट following the manufacturer's instructions। ये देख रहे हो, मैन्युफैक्चरर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, उन मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन को रमन ने फॉलो नहीं किया, and he was using were not following few of the directions given in the guide। तो इलेक्ट्रिक शॉक तो लग सकता है भाई, वहां पे जो डायरेक्शंस में बातें बताई गई हैं वो फॉलो करनी होंगी। हाँ, इन्होंने कैश मेमो लिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, उसको अवॉइड कर दिया और इस वजह से ये रिलीफ नहीं मिली। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Sanjana worked in an IT company. In an IT company, she advised her friend Nalini to pay a visit to a restaurant which was nearby her office and was famous for serving delicious cuisines। बढ़िया बढ़िया यहाँ पे डिशेस मिलती हैं खाने को, ऐसी जगह है। तो यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट किया, वन डे नलिनी वेंट देयर टू हैव डिनर विद हर फैमिली। तो नलिनी गई अपनी फैमिली के साथ कि चलो भाई डिनर करते हैं, ऑन एडवाइस ऑफ संजना। द फेस्टिव ओकेजन वाज गोइंग ऑन and the customers were offered 2 more dishes on buying 3 dishes। तो एक तरीके से एक आप कह सकते हो ऑफर मिल रहा था क्वांटिटी गिफ्ट का, कि भाई आप 3 करो और आपको जो है 4 यहाँ पर आपके 5 डिशेस हो जाएंगी, 2 और डिशेस आपको मिल जाएंगी। She decided to cash upon this opportunity as the website of the restaurant clearly displayed the offer, है ना? Nalini made the payment in advance. However, on the day of dining, due to food shortage, the restaurant declined the offer। रेस्टोरेंट ने ऑफर डिक्लाइन कर दिया। नेम 3 टाइप्स ऑफ रेमेडीज व्हिच कैन बी गिवन टू नलिनी इन द अबव केस। इस केस में अब नलिनी को क्या क्या रेमेडीज या रिलीफ्स मिल सकते हैं, देखते हैं। एक तो देखो जी, उसका पैसा वापस मिल सकता है, ठीक है? तो ये हो गई रिफंडिंग, ठीक बात है। एक कॉम्पेंसेशन, मान लीजिए ऐसा लगता है रेस्टोरेंट को कि उनकी वजह से नलिनी को, तो वो अपनी तरफ से कॉम्पेंसेशन पे कर सकते हैं। और एक चीज जो है, जब आप किसी चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो उसमें डाल क्यों रहे हो, तो रिमूविंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हुई ना कि जी 3 लेने पर 2 और मिलेंगी डिशेस। रिमूविंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफर्स। ओके, तो ये हम देख सकते हैं, हम ये चीजें 3 यहाँ पर रेमेडीज यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। पहला रिफंडिंग, दूसरा कॉम्पनसेशन एंड थर्ड रिमूविंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफर्स, ठीक है? ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर ए परचेज्ड, मिस्टर ए उन्होंने परचेज किया एक एलईडी टीवी ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड फ्रॉम अ नियर बाय टीवी शॉप। द फीचर्स ऑफ द टीवी वर प्रॉमिसिंग, सो ही पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट एंड डिडंट फॉरगेट to collect the receipt।
He was offered a guarantee period of 2 years. However, after 1 year, 8 months, the screen of the TV turned red. Mr. A called the customer support services of the company where his complaint was not registered. अब इन्होंने भाई कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज को बुलाया तो कंप्लेंट ही रजिस्टर नहीं हुई. Which right of Mr. A is violated in the above case? देखिए, right to file a complaint is equal to right to be heard. तो कंप्लेंट फाइल नहीं हुई तो राइट टू बी हर्ड हो गया. ठीक है ना. जो हमारे 6 कंज्यूमर राइट है उसमें एक राइट टू बी हर्ड. ठीक है. तो ये राइट टू बी हर्ड जो है यहाँ पर ये हो. नेम वन रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल्ड बाय मिस्टर ए इन द अबव केस. मिस्टर ए ने कौन सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फुलफिल करी? तो आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने कैश मेमो ले लिया था. Didn't forget to collect the receipt. So what he did, he took cash memo, right? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने पूरी करी. राइट इनका जो वायलेट हुआ वो राइट टू बी हर्ड था. ठीक है. तो ये यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा. अब नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. अब Swati was about to join office for her new job. She decided to buy formal shoes for her first day in the office. When she visited the shoe shop, she found a leather bag hanging close to the glass wall. A small sticker was also attached to it, revealing a 75% discount offer on it. She immediately decided to buy it. However, the branch manager denied her the bag and told her that it was not available for her. He even advised her to select any other bag. Which consumer right of Swati was violated in the above case? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा राइट टू चूज. देखो, उसने उसको एक तरीके से चॉइस पे उसको रोका है ना. और तो यहाँ पे राइट टू चूज हो जाएगा. जो चीज आप डिस्प्ले पे डाल रहे हो वो आपको देनी चाहिए, नहीं तो आप दूसरे का टाइम भी वेस्ट कर रहे हो. और 2 कंज्यूमर राइट्स फ्रॉम योर साइड, तो ये तो बहुत ही आसान है. राइट टू बी, राइट टू सेफ्टी डाल देते हैं और एक डाल देते हैं हम राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. ठीक है. तो ये 2 कंज्यूमर राइट्स हमारे यहाँ पे ये हम अपनी तरफ से बता दिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ. एंड नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है. तो 5 पे चलते हैं. Mr. B bought medicine from a nearby medical store. Moments before taking the medicine, he tried to read the contents, manufacturing, and expiry date. However, to his displeasure, the medicine strip was cut in such a manner that the expiry date was not visible. He went back to the medical store and wanted a different strip of medicine. The medical store owner bluntly refused to fulfill his request. है ना. उन्होंने बिल्कुल ब्लंटली उसको मना कर दिया कि जी हम आपकी किसी भी तरीके की उसको नहीं करते. विच कंज्यूमर इज बीइंग वैलिड इन द वो केस? देखिए, यहाँ पर जो उसका जो वो वायलेट हुआ है राइट, तो एक तो आप देख सकते हो जब स्ट्रिप भी गलत तरीके से कटी हुई है तो ही कैन नॉट रीड एनीथिंग. तो राइट टू बी इन्फॉर्म यहाँ वायलेट हो गया. भाई आपने स्ट्रिप जो है वो हो गया. और राइट टू बी हर्ड हो गया यहाँ पे क्योंकि उसने फाइल अ कंप्लेंट नहीं करी. ठीक है. और ध्यान से देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी सेफ्टी यू नो भी यहाँ पर इफेक्ट हो रही है. वैसे मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ बट राइट टू सेफ्टी भी यहाँ पर हो सकता है, मतलब जनरल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो. क्योंकि देखिए, जनरली हम बुक में देखते हैं कि आईएसआई मार्क के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन ये बात सच है कि अगर हम राइट टू सेफ्टी को यहाँ कंसिडर करें तो हम कर सकते हैं क्योंकि मेडिसिन का केस है. तो ठीक है, एक मैं यहाँ पे राइट टू सेफ्टी भी डाल देता हूँ जो कि मेडिसिन आपकी बिल्कुल वहाँ पे वो है. अब आता है क्वेश्चन व्हाट रिलीफ, और यहाँ कर देते हैं विच कंज्यूमर, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं विच कंज्यूमर राइट्स, क्योंकि एक से ज्यादा राइट्स यहाँ वायलेट हो रहे हैं. विच व्हाट रिलीफ कैन बी ऑफर्ड टू हिम बाय द मेडिकल स्टोर ओनर. मेडिकल स्टोर ओनर उसको क्या रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है ये भी देख लेते हैं जरा. देखिए, एक तो वो रिप्लेस कर सकता है प्रोडक्ट को, जो उसने नहीं किया उसको तो खैर ध्यान ही नहीं दिया, इस वजह से राइट टू बी हर्ड वायलेट हो गया. और एक वो रिफंडिंग कर सकता है. 2 चीजें कर सकता है, तो पैसा दे सकता है या वो रिप्लेस कर सकता है. ये रिलीफ वो प्रोवाइड कर सकता है. ओके. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं.
Mr. C bought an equipment price rupees 80,000 from a famous electronic equipment shop. He noticed a few defects in the equipment and filed a complaint with the customer support service wing of the shop, but found no positive response. Finding no other option alive, he moved to the state commission. The result was declared in his favor, and the electronic equipment shop was ordered to offer the necessary remedies. However, the electronic shop owner decided to move to the national commission against this decision. ठीक है ना? तो which consumer right of Mr. C is finally exercised here? तो यहाँ पर जो फाइनली अगर हम देखें तो decided to move towards the यहाँ he noticed a few defects in the equipment, filed a complaint with the customer support service of the wing, found no. तो यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं हुआ है बल्कि हम ये कहेंगे वायलेट हुआ है. ओके, तो इसको ठीक कर देते हैं. इज वायलेटेड हियर. तो देखिए एक चीज समझते हैं, यहाँ पर जो वायलेट हुआ है वो स्टार्टिंग में यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने पहले फाइल कंप्लेंट विद कस्टमर सपोर्ट सर्विस विंग, तो यहाँ पर राइट टू बी हर्ड वायलेट हुआ था. ठीक है ना, उसको हम क्लियरली समझ लेते हैं. मिस्टर सी का राइट टू बी हर्ड वायलेट हुआ. उसके बाद वो कहाँ चले गए? ओके, इज वायलेटेड हियर, राइट टू बी हर्ड वायलेट हुआ था, राइट. उसके बाद मिस्टर सी चले गए, गलत यहाँ पे स्टेटमेंट कर रहा है. आइडेंटिफाई स्टेटमेंट्स इन द अबव केस व्हिच आर फॉल्स. तो मिस्टर सी के साथ क्या हुआ कि पहला यहाँ पर स्टेट कमीशन पहुंचे वो, जो कि गलत हुआ. 1 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपीज तक, 1 करोड़ रुपीज तक आप जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम. तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो है फाइंडिंग नो अदर ऑप्शन अलाइव, ही मूव टू द स्टेट कमीशन. तो ये स्टेट कमीशन पहुंच गए. यहाँ पर देख लेते हैं. ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो मैं इसको लिख देता हूं फॉल्स. और एक अगर मैं देखूं यहाँ पर, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. हाउएवर द इलेक्ट्रॉनिक ओनर शॉप नेशनल कमीशन क्यों जाएगा जब उसको पहले जाना था डिस्ट्रिक्ट फोरम? अगर अब डिसीजन ठीक नहीं है तो वो जाएगा कहाँ पर? स्टेट कमीशन. तो एक ये आपका डिस्क्रिप्शन जो है, ये भी स्टेटमेंट ये भी फॉल्स है. What type of remedies could have been offered by the electronic equipment shop on court's orders? अगर हम इनको देखें, रिमूविंग द डिफेक्ट्स हो सकता है. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिमूविंग द डिफेक्ट्स हो सकता है. ठीक है, और हम डिफेक्ट रिमूव कर देगा, रिफंडिंग कर देगा, कॉम्पेंसेशन कर देगा. आप देखोगे ये कुछ कॉमन से हैं जो लगेगा आपको कि, और पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट तो आपको बहुत जगह पे एप्लीकेबल होता हुआ दिखाई देगा. पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट, ठीक है ना, ये आपको बहुत जगह पे एप्लीकेबल होता हुआ दिखाई देगा.